मायके वर्सेस ससुराल की बारिश। तेज बारिश हो रही होती है। आसमान में काले बादल छाए हुए होते हैं। गली के छोटे छोटे बच्चे बारिश में खेल रहे होते हैं। कोई पानी में कूद रहा होता है तो कोई कागज की नाव चला रहा होता है। एक मिडिल क्लास घर के बाहर लकड़ी और टीन की बनी छोटी सी झोपड़ी होती है। झोपड़ी के नीचे एक बड़ा सा टब पानी का भरा होता है। उसके पास गंदे बर्तनों का ढेर लगा होता है। नेहा वहीं बैठकर बर्तन धो रही होती है। उसका मन भी बारिश में नहाने का कर रहा होता है। काश मैं भी थोड़ी देर बारिश में नहा पाती। नेहा बर्तन छोड़कर धीरे धीरे उठती है और बारिश की तरफ बढ़ने लगती है। तभी पीछे से उसकी माँ मधुबाला आ जाती है। कहाँ जा रही है तू? मम्मी बस थोड़ी देर बारिश में नहा लेती। चुपचाप सारे बर्तन धुल जाने चाहिए। अगर थोड़ी देर में साफ नहीं हुए ना तो देख लेना आज तेरी क्या हालत करूंगी। मम्मी मेरा बारिश में नहाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज। शर्म लिहाज बची है या नहीं? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रखी है और अब बारिश में नहाने की बात कर रही है। मम्मी एक शब्द और नहीं, चुपचाप बैठकर घर का काम कर। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप फिर से बर्तन धोने लगती है। मधुबाला छाता लेकर घर के अंदर चली जाती है। शाम को बारिश अभी भी हो रही थी। मोहन जी बाजार से गरम गरम भुट्टे लेकर आते हैं। घर के बाहर बने चौपारे पर कुर्सियां डली होती हैं। पूरा परिवार वहां बैठकर बारिश का मजा ले रहा होता है। भुट्टों पर नींबू और मसाला लगाया जा रहा होता है। उनकी खुशबू चारों तरफ फैल रही होती है। नेहा जमीन पर बैठी सबको देख रही होती है। वाह पापा, आज तो मजा आ गया। अरे बारिश और भुट्टा, इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन कोई नहीं है। लो तुम लोग और भी खाओ। नेहा भुट्टों को देखकर लालच भरी नजरों से देखने लगती है। उसके मुंह में पानी आ जाता है। मम्मी थोड़ा सा भुट्टा मुझे भी दे दो ना। नेहा की बात सुनते ही सबका चेहरा बदल जाता है। खिलाऊं तुझे भी भुट्टा? बस थोड़ा सा, अक्ल तो है नहीं तुझे? तो अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से चली जा, वरना मेरे हाथों कुछ गलत हो जाएगा। नेहा डर जाती है। वो भागते हुए घर के बराबर में बनी छोटी सी झोपड़ी में चली जाती है और एक कोने में बैठकर रोने लगती है। मेरे अपने माँ बाप मुझे कुछ नहीं समझते। हर वक्त मुझे मारने पीटने पर तुले रहते। जब यही मुझे पसंद नहीं करते तो दुनिया वाले मुझे कैसे पसंद करेंगे? कुछ दिन बाद तेज बारिश हो रही होती है। नेहा अपनी झोपड़ी में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। उसके सामने किताबें खुली थीं। तभी दिव्या और बंटी झोपड़ी के अंदर आते हैं। ओह, बड़ी पढ़ाई हो रही है यहाँ। दीदी किताब मत लो, मुझे वापस करो। अरे तू पढ़ाई क्या करेगी? तूने मम्मी पापा की इज्जत तो पहले ही मिट्टी में मिला दी है। मुझे पढ़ना है दीदी। अब तुझे पढ़ने का कोई हक नहीं है। और ना ही पापा तेरी पढ़ाई के पैसे देंगे। जो भी पैसा होगा वो हमारा होगा। वैसे भी अब तेरी शादी के दिन आने वाले हैं। अरे जिस दिन तू इस घर से निकलेगी उस दिन हम असली मजे करेंगे। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर बंटी सारी किताबें उठाकर बाहर बारिश में फेंक देता है। भैया नहीं, ऐसा मत करो। नेहा उनके पीछे भागती है, लेकिन दोनों भाई बहन किताबें वापस नहीं देते। बारिश में किताबों के पन्ने गलने लगते हैं। स्याही फैल जाती है। कुछ देर बाद दोनों हंसते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। नेहा धीरे धीरे बारिश में जाकर अपनी खराब हो चुकी किताबें उठाती है। वो उन्हें सीने से लगा लेती है और बारिश में ही बैठकर रोने लगती है। क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? क्या मुझे जीने का हक नहीं है? माना मैंने एक गलती कर दी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि परिवार वाले मेरी जिंदगी को नर्क बना दे। इससे अच्छा तो मुझे जान से मार देते। कम से कम मुझे इतना दुख और अत्याचार तो नहीं सहना पड़ता। अगले दिन बारिश बंद हो चुकी होती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। नेहा अपनी झोपड़ी के अंदर बैठी होती है। उसके हाथ में बचपन की कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। वो एक एक फोटो को ध्यान से देख रही होती है। एक फोटो में मोहन जी उसे कंधे पर बैठाकर मेले में घुमा रहे थे। दूसरी फोटो में मधुबाला उसे प्यार से खाना खिला रही होती हैं। तीसरी फोटो में पूरा परिवार हंसता हुआ दिखाई देता है। कितना प्यार करते थे सब मुझे। मम्मी हर छोटी बात पर मुझे गले लगा लेती थी। पापा मेरी हर जिद पूरी करते थे। काश मैंने वो सब किया ही ना होता। काश वो प्यार हमेशा के लिए मुझसे नहीं छिनता। फिर मेरे मम्मी पापा मेरे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करते। नेहा फूट फूट कर रोने लगती है और सोचने लगती है पुरानी बातें। 6 साल पहले का समय होता है। मोहन जी का परिवार बहुत खुशहाल होता है। घर में दिव्या, बंटी और नेहा तीनों बच्चों को बराबर का प्यार मिलता होता है। मधुबाला अपने तीनों बच्चों पर जान छिड़कती है। मोहन जी भी तीनों की हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करते होते हैं। घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता है। देखो, किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि मम्मी ने किसी को ज्यादा प्यार किया है। मम्मी आप सबसे ज्यादा प्यार तो नेहा से करती हो। हाँ, ये तो आपकी लाडली है। झूठ मत बोलो, मम्मी आप तीनों से बराबर प्यार करती हो ना। मेरे लिए तुम तीनों एक जैसे हो। और मेरे लिए भी। तीनों भाई बहन मुस्कुराने लगते हैं। उस समय कोई नहीं जानता होता कि कुछ साल बाद यही परिवार पूरी तरह बदल जाएगा। कुछ समय बाद नेहा का एडमिशन शहर के एक बड़े कॉलेज में हो जाता है। पूरे घर में खुशी का माहौल होता है। अरे मेरी बेटी कॉलेज जाएगी और खूब पढ़ाई करेगी।
हाँ, मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगी। थैंक यू मम्मी पापा। दूसरी तरफ मोहन जी अपने बड़े भाई यानी ताऊ जी के साथ मिलकर एक फैक्ट्री चलाते होते हैं। दोनों पार्टनरशिप में काम करते हैं। उनकी फैक्ट्री में किसानों के लिए खाद, फर्टिलाइजर और फसलों की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। दोनों भाइयों की इलाके में काफ़ी इज्जत होती है। मोहन, इस बार का ऑर्डर समय पर पूरा होना चाहिए। भैया चिंता मत करो, सब समय पर हो जाएगा। कॉलेज में नेहा की मुलाकात एक लड़के से होती है। लड़का बाहर से बहुत अच्छा और समझदार दिखता है, लेकिन असल में वो लालची और स्वार्थी होता है। उसे पता चल जाता है कि नेहा अच्छे परिवार से है। हाय, मैं तुम्हारी क्लास में नया हूँ। हाय। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है। लड़का रोज नेहा से बातें करने लगता है। अरे पता है, जब तुम हंसती हो ना तो बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा जी। कुछ महीनों में लड़का नेहा को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। यार, मैं अब हमारी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मतलब? मैं इस दोस्ती को रिलेशनशिप में बदलना चाहता हूँ। नेहा उसकी बातों में आ जाती है। मुझे भी तुम अच्छे लगते हो। रिलेशनशिप शुरू होते ही लड़का नेहा का फायदा उठाने लगता है। यार, मुझे एक नई वॉच बहुत पसंद आई है। तो ले लो ना। पैसे नहीं है। ठीक है, मैं दिला दूंगी। अगले दिन नेहा उसे महंगी घड़ी गिफ्ट कर देती है। तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम्हारे लिए तो कुछ भी। अब ये रोज का सिलसिला बन जाता है। यार, मैं दुकान पर खड़ा हूँ, मुझे 2000 रुपए चाहिए। ठीक है, मैं अभी भेजती हूँ। लड़का रोज किसी न किसी बहाने नेहा से पैसे और गिफ्ट लेता रहता है। नेहा आंख बंद करके उस पर भरोसा करती रहती है। एक दिन नेहा फैसला करती है कि वो लड़के को सरप्राइज देगी। वो उसे प्रपोज करने का प्लान बनाती है और उसके घर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर के अंदर मेहमानों की भीड़ लगी होती है। स्टेज सजा हुआ होता है और वही लड़का एक दूसरी लड़की को अंगूठी पहना रहा होता है। उसकी सगाई हो रही होती है। ये क्या है? लड़का नेहा को देखकर घबरा जाता है और गुस्से से उसे बाहर जाने का इशारा करता है। अगले दिन कॉलेज में। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? अगर प्यार नहीं था तो इतना ड्रामा क्यों किया? अरे, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। क्या? मैंने तो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है। मैं सबको बता दूंगी कि तुम कितने घटिया इंसान हो, खासकर तुम्हारी मंगेतर को। लड़का ये सुनकर घबरा जाता है। नेहा कुछ करती उससे पहले ही लड़का उसके घर पहुंच जाता है। वो मोहन जी, मधुबाला और पूरे परिवार के सामने नेहा की चैट और कॉल रिकॉर्डिंग दिखा देता है। उसी समय ताऊ जी भी वहां मौजूद होते हैं। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। मोहन, ये सब क्या है? अरे भैया, मेरी बात तो सुनिए। आज से तू मेरे साथ पार्टनरशिप में काम नहीं करेगा। तुझसे अपनी बेटी तक संभाली नहीं गई तो मेरा बिजनेस क्या संभालेगा? अरे भैया, आपको गलतफहमी हो रही है। अब बस, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ताऊ जी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में पूरे इलाके और रिश्तेदारी में बात फैल जाती है। रिश्तेदार रोज घर आकर ताने मारते हैं। मधुबाला, लानत है तुम पर, एक लड़की तक नहीं संभाली गई। अगर इसे शादी की इतनी जल्दी थी तो पहले इसके हाथ पीले कर देते, बड़ी बेटी की शादी बाद में कर देते। मधुबाला और मोहन जी शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। लगातार बदनामी के बाद घर वालों का दिल पूरी तरह से बदल जाता है। तो अब इस घर में सिर्फ इसलिए रहेगी क्योंकि तेरी शादी नहीं हुई है। हाँ, तूने हमारे साथ विश्वासघात किया है। आज के बाद हमसे कोई उम्मीद मत रखना और आज से तेरा कॉलेज भी बंद। मम्मी, पापा। चुप। पूरा परिवार एक पार्टी में गया होता है, लेकिन नेहा को घर पर अकेला छोड़ दिया जाता है। आपकी छोटी बेटी कहाँ है? मेरी छोटी बेटी मेरे लिए मर चुकी है। अब मेरे लिए सिर्फ एक बेटी है, दिव्या। अब उसे कोई परिवार का हिस्सा नहीं मानता है। समय बीतता जाता है। घर में मिलने वाला हर प्यार, हर सुविधा अब सिर्फ दिव्या और बंटी को मिलती है। परिवार घूमने जाता है, मेले जाता है, रिश्तेदारों के घर जाता है, लेकिन नेहा को हमेशा घर पर छोड़ दिया जाता है। अगर कभी नेहा बिना बताए घर से बाहर चली जाती तो शाम को मोहन जी उसे बुरी तरह डांटते और मारते। किसने कहा था घर से बाहर जाने को? पापा, मैं बस। आज के बाद बिना पूछे बाहर कदम रखा तो अच्छा नहीं होगा। नेहा चुपचाप आंसू बहाने लगती है। अगले दिन सुबह से ही बहुत तेज बारिश पड़ रही थी। घर की छत पर बारिश की बूंदें जोर जोर से गिर रही थी। अंदर रसोई में मधुबाला गर्मा गर्म पकौड़े तल रही होती है। पूरे घर में पकौड़ों की खुशबू फैली हुई थी। ड्राइंग रूम में मोहन जी, दिव्या और बंटी खिड़की के पास बैठकर बारिश का मजा ले रहे होते हैं। लो, सब लोग गर्मा गर्म पकौड़े खाओ। अरे वाह मम्मी, बारिश में पकौड़ों का मजा ही अलग है। सच में आज तो मौसम बड़ा सुहाना है। तभी नेहा धीरे से वहां आकर खड़ी हो जाती है। उसकी नजर पकौड़ों की प्लेट पर पड़ती है। मम्मी, मुझे भी थोड़ा दे दो, रसोई में तेरे लिए रोटी रखी है। नेहा चुपचाप रसोई में जाती है। वहां एक सूखी रोटी और थोड़ा सा बचा हुआ अचार रखा होता है। वही लेकर वो एक कोने में बैठ जाती है। दूसरी तरफ पूरा परिवार हंसते हुए चाय पकौड़े खा रहा होता है, जबकि नेहा सूखी रोटी खाकर पेट भरने की कोशिश कर रही होती है। उसी रात बारिश के भीगने और ठंड लगने की वजह से नेहा को तेज बुखार हो जाता है और वो अपनी घर में कांप रही होती है। मम्मी, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है।
लेकिन अंदर बैठे परिवार को उसकी कोई परवाह नहीं होती। आवाज कम करो, मैच देखने दो। मम्मी एक और चाय बना दो ना। पूरी रात नेहा बुखार में तड़पती रहती है, लेकिन कोई उसे दवाई तक नहीं देता। कुछ दिन बाद फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। घर में मेहमान आए हुए होते हैं। बाहर का रास्ता कच्चा होने की वजह से सभी के जूतों में कीचड़ लगी होती है। पूरा फर्श गंदा हो जाता है। नेहा। जी मम्मी। ये सारा चबूतरा साफ कर और जितने जूते बाहर पड़े हैं ना सब धो। और फर्श भी चमकना चाहिए। नेहा चुपचाप बाहर चली जाती है। बारिश लगातार पड़ रही थी। वो भीगते हुए सभी जूते साफ करने लगती है। अंदर मेहमान दिव्या और बंटी चाय पकौड़े खा रहे होते हैं। उनकी हंसी की आवाज बाहर तक आ रही थी। नेहा के पेट में जोर जोर से गुड़गुड़ हो रही होती है। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसके लिए किसी के मन में दया नहीं होती। अगले दिन शाम को नेहा उदास होकर गांव के बाहर बने एक तालाब के किनारे बैठी होती है। मौसम सुहाना होता है, ठंडी हवा चल रही होती है। पता नहीं मेरी जिंदगी कब बदलेगी। अचानक उसकी नजर अपनी घड़ी पर पड़ती है। अरे 7 बजने वाले, अगर देर हुई तो मम्मी मुझे यहाँ आकर पीटेंगी। वो जल्दी से वहां से उठकर चली जाती है। क्या नेहा का अत्याचार कभी खत्म हो पाएगा या उसे हर बारिश इतना ही दुख पहुंचाएगी? लेकिन जल्दबाजी में उसका एक झुमका वहीं गिर जाता है। कुछ देर बाद एक लड़का वहां आता है। उसका नाम राघव होता है। उसे तालाब का ये किनारा बहुत पसंद होता है और वो अक्सर यहाँ आकर बैठता है। ये जगह सच में बहुत सुकून देती है। जैसे ही वो वापस जाने लगता है, उसके पैर में कुछ फंस जाता है। अरे, वो झुमका उठाता है। अरे कितना सुंदर झुमका है। तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। अगले दिन राघव झुमके की मालकिन को ढूंढने निकल पड़ता है। वो कई दुकानों पर जाकर पूछता है, भैया क्या ये झुमका आपकी दुकान से गया है? तभी एक दुकान पर नेहा खड़ी होती है। भैया मेरे पुराने वाले जैसा झुमका दिखा दीजिए। नेहा की नजर अचानक राघव के हाथ पे पड़े झुमके पर पड़ती है। अरे ये तो मेरा झुमका है। तो आखिर इसके मालकिन मिल ही गई। ये आपको कहाँ मिला? अरे तालाब के पास। अच्छा अब मुझे वापस दो। झुमका जितना सुंदर है, उसे पहनने वाली उससे भी ज्यादा सुंदर है। बस बस, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद नेहा सड़क पर उदास होकर चल रही होती है। वो अपने विचारों में खोई होती है। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी तरफ आ रहा होता है। नेहा संभालो! लेकिन नेहा को कुछ सुनाई नहीं देता। अगली पल राघव दौड़कर उसे खींचकर सड़क के किनारे ले आता है। तुम पागल हो क्या? मरना चाहती हो? छोड़ो मुझे, और मेरा पीछा क्यों करते रहते हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं और एक दिन हल्की बारिश में दोनों तालाब किनारे बैठे होते हैं। तुम हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हो? मुझे सच बताओ, आखिर ऐसा क्या हुआ था? मैं एक बार किसी से प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। उसके बाद मेरा परिवार भी मुझसे दूर हो गया। अब मुझे प्यार जैसी चीज पर भरोसा नहीं है। मैं उन लड़कों जैसा नहीं हूँ। मैं रिश्ता निभाना जानता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पसंद तो तुम मुझे भी हो, लेकिन मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। उसी रात राघव अपनी मां कमला देवी को सारी बात बता देता है। कमला देवी एक समझदार महिला थी। वो तुरंत रिश्तेदारी के जरिए बात आगे बढ़ाती हैं। अगले दिन राघव का पूरा परिवार नेहा के घर पहुंचता है। मोहन जी को लगता है कि रिश्ता रिश्तेदारी से आया है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। बड़ी बेटी की शादी पहले नहीं करेंगे? नहीं बहन जी, पहले छोटी बेटी की ही शादी करेंगे। कुछ ही दिनों में रिश्ता पक्का हो जाता है और धूमधाम से शादी हो जाती है। गृह प्रवेश के समय अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। देखो बहू, बारिश ने खुद संकेत दिया है कि तुम्हारी जोड़ी हमेशा सलामत रहेगी। सच में हमारे घर में लक्ष्मी आई है। नेहा की आंखें नम हो जाती हैं। उसे पहली बार किसी ने इतना सम्मान दिया था। रात को नेहा बालकनी में खड़ी बारिश को देख रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। कितनी सुंदर बारिश है। बाहर जाने का मन कर रहा है क्या? शायद। तो चलो। दोनों बिना छतरी के बारिश में निकल जाते हैं। पहली बार नेहा को बारिश में भीगने का कोई डर नहीं होता। कोई उसे डांटने वाला नहीं होता। रास्ते में एक छोटे से ठेले पर लाइट जल रही होती है। चाय पियोगी? और मैगी भी। दोनों बारिश में बैठकर गर्मा गर्म चाय और मैगी खाते हैं। नेहा खुलकर हंस रही होती है। सालों बाद उसे महसूस होता है कि जिंदगी सच में खूबसूरत भी हो सकती है। नेहा पहली बार बारिश को अपने दर्द नहीं बल्कि अपनी नई शुरुआत की तरह महसूस कर रही होती है। अगली सुबह बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा कर आवाज कर रही होती हैं। घर की सारी खिड़कियां खुली हुई होती हैं और ठंडी ठंडी हवा पूरे घर में घूम रही थी। नेहा नींद से उठकर नीचे आती है और जैसे वो डाइनिंग एरिया में पहुंचती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। टेबल पर गर्मा गर्म पकौड़े, सैंडविच, जलेबी और चाय रखी होती है। पूरा परिवार बारिश देखते हुए नाश्ता कर रहा होता है। अरे बहू आ गई तू, जल्दी आ हमारे साथ बैठ। जी मम्मी जी। बेटा आजा हमारे साथ पकौड़े खा ले, देख कितना अच्छा मौसम हो रहा है। लेकिन मम्मी जी, आज तो मेरी पहली रसोई थी। अरे बेटा, पहली रसोई तो होती रहेगी। पहले बारिश का मजा लो। लगता है बहू अभी भी खुलकर नहीं रह पा रही है।
मम्मी आज इसका इलाज करते हैं। और ये चाय भी पी लो। नेहा धीरे से कुर्सी पर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक डर छिपा होता है। मायके में बारिश का मतलब डांट, मार और ताने होते थे, इसलिए जब भी ससुराल में बारिश होती उसे डर लगता कि कहीं कोई अचानक गुस्सा न हो जाए। कुछ दिनों बाद फिर तेज बारिश हो रही होती है। पूरा परिवार नोटिस करता है कि नेहा हमेशा थोड़ी डरी डरी रहती है। अरे आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? थोड़ी देर बाद सब लोग नेहा को पकड़कर छत पर ले जाते हैं। ये सब क्या है? आज बारिश का असली मजा लेंगे। अरे सरप्राइज! छत पर एक बड़ा स्पीकर लगा होता है, तेज म्यूजिक बज रहा होता है, बारिश लगातार हो रही होती है। बहू खड़ी मत रह, डांस कर। अगले ही पल पूरा परिवार बारिश में डांस करने लगता है। अरे भाई आज कोई नहीं बचेगा। आप लोग कितने अच्छे हो, और अब आप भी हमारी तरह पागल बनने वाली हो। राघव नेहा का हाथ पकड़कर उसे बारिश में घुमाने लगता है। धीरे धीरे नेहा का डर खत्म होने लगता है। वो भी बारिश में खुलकर हंसने लगती है। सालों बाद नेहा अपनी पहली बारिश में खुलकर हंस रही थी। एक दिन कमला देवी अपनी अलमारी से कुछ पैसे निकालती हैं और नेहा को बुलाती हैं। बेटा ये रख। मम्मी जी ये किस लिए? जा अपनी पसंद की अच्छी अच्छी ड्रेस खरीद ला। लेकिन मम्मी जी मैं अकेले कैसे जाऊंगी? अकेले जाने की क्या जरूरत है? मैं तेरे साथ रिया को भेज रही हूँ। चलो भाभी आज मॉल की आधी दुकानें खाली करवा देंगे। थोड़ी देर बाद रिया और नेहा मॉल पहुंच जाती हैं। दोनों कई दुकानों में घूमती हैं। भाभी ये वाली पहनोगी तो एकदम हीरोइन लगोगी। दीदी आप भी ना। दोनों ढेर सारी ड्रेस, सैंडल और ज्वेलरी खरीदती हैं। शॉपिंग खत्म करके दोनों मॉल से बाहर निकलती हैं। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे दीदी हमारे पास तो छतरी नहीं है, चलो साइड में रुक जाते हैं। तभी रिया मुस्कुराने लगती है। मेरी भाभी के लिए सब पहले से तैयार है। वो अपने बैग से एक बड़ी छतरी निकालती है और खोल देती है। दीदी आपने छतरी भी रखी थी? बिल्कुल। रिया छतरी नेहा के ऊपर कर देती है। दीदी छतरी मैं पकड़ लेती हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरी भाभी को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी चलो अब। रास्ते में एक ठेले पर गर्मा गर्म भुट्टे भुन रहे होते हैं। कोयलों की खुशबू बारिश की हवा में घुल रही होती है। भाभी भुट्टा खाओगी? हाँ। दोनों ठेले के पास खड़ी हो जाती हैं। लो बहन जी गर्मा गर्म भुट्टा। दोनों नींबू और मसाला लगा हुआ भुट्टा खाने लगती हैं। दीदी कितना अच्छा लग रहा है, मुझे बारिश बहुत पसंद है। भाभी मुझे भी बारिश, भुट्टा और अपने लोग, इससे ज्यादा क्या चाहिए? नेहा मुस्कुराने लगती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि एक समय बारिश उसके लिए दर्द और आंसुओं की निशानी थी, लेकिन आज वही बारिश उसे अपनेपन, प्यार और नई जिंदगी का एहसास दिला रही थी। अगली सुबह मौसम साफ होता है, बारिश नहीं हो रही होती। राघव अपने ऑफिस के केबिन में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर मोहन जी का नाम चमक रहा होता है। नमस्ते पापा जी। बेटा हमारे अकाउंट में कुछ 20,000 रुपए ट्रांसफर कर देना। ठीक है पापा जी, मैं अभी कर देता हूँ। धन्यवाद बेटा। फोन करते ही राघव तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देता है। उसे लगता है कि परिवार की मदद करना उसका फर्ज है। दूसरी तरफ घर में नेहा को सभी लोगों का बहुत प्यार मिलने लगा होता है। कमला देवी, प्रीतम जी, रिया और राघव हर समय उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन ये सब देखकर शिल्पा को लगने लगता है कि घर में उसकी अहमियत कम हो गई है। वो धीरे धीरे सबसे दूर रहने लगती है। शिल्पा बेटा चाय पी ले। नहीं मम्मी जी मन नहीं है। अब वो घर में किसी से ज्यादा बात नहीं करती, हर बात का जवाब गुस्से में देती है। एक दिन शिल्पा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। कमला देवी उसके पास आकर बैठ जाती है। बेटा मुझे पता है तेरे मन में कुछ चल रहा है। नहीं मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि नेहा के आने से तुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। शिल्पा चुप हो जाती है। मम्मी जी आप लोगों ने आते ही उसे सिर पर चढ़ा लिया है। पहले मैं आपकी सबसे लाडली थी। बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस मुझे इतना लगता है कि नेहा ने अपनी जिंदगी में बहुत दर्द देखा है। देखा नहीं तूने वो कितनी डरी डरी रहती है। हम सिर्फ प्यार देकर उसका डर खत्म करना चाहते हैं। मेरी इम्पोर्टेंस तो खत्म नहीं होगी ना। पगली तू मेरी बड़ी बेटी है, तू हमेशा खास थी और हमेशा खास रहेगी। शिल्पा की आंखें भर आती हैं। वो कमला देवी के गले लग जाती है। अगले दिन फिर से तेज बारिश हो रही होती है। नेहा चलो आज तुम्हें हमारा स्पेशल स्पॉट दिखाते हैं। कौन सा स्पॉट? चलो खुद ही देख लो। पूरा परिवार छत पर पहुंचता है। छत के एक कोने में लकड़ी और बांस से बनी सुंदर झोपड़ी जैसी बैठने की जगह थी। उसके चारों तरफ फूलों की बेलें लगी होती हैं। बारिश की बूंदें छत पर गिर रही होती हैं और ठंडी हवा चल रही होती है। अरे वाह, आज का लंच यही होगा। सभी लोग झोपड़ी के नीचे बैठकर खाना खाने लगते हैं। शिल्पा और नेहा साथ बैठी होती हैं। दोनों हंसते हुए बातें कर रही होती हैं। मेरी दोनों बेटियां इधर आओ। कमला देवी खाने की प्लेट से पहला निवाला नेहा को खिलाती है। ये मेरी छोटी बेटी के लिए। फिर दूसरा निवाला शिल्पा को खिलाती है। और ये मेरी बड़ी बेटी के लिए। दोनों मुस्कुरा देती हैं और उसी रात बारिश रुक जाती है। राघव बालकनी में खड़ा ठंडी हवा का आनंद ले रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है। बेटा बंटी की फीस जमा नहीं हुई है, अकाउंट में 30,000 रुपए भेज देना।
ठीक है पापा जी। फोन करने के बाद राघव 30,000 रुपए की जगह 50,000 रुपए ट्रांसफर कर देता है। शायद इससे उनकी थोड़ी और मदद हो जाए। कुछ दिनों बाद राघव नेहा को एक सुंदर होटल में डिनर डेट पर लेकर जाता है। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और माहौल बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। पता है, ये तालाब मेरा फेवरेट स्पॉट है। सच में? हाँ, जब भी परेशान होता था वहीं जाकर बैठता था। मुझे भी वो जगह बहुत पसंद है। एक दिन हम दोनों वहाँ साथ बैठेंगे। अगले दिन दोनों तालाब के किनारे बैठे होते हैं। हवा चल रही होती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होते हैं। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अरे, लगता है भगवान भी हमारी बात सुन रहे हैं। शायद ये संकेत है कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। नेहा मुस्कुराकर अपना सिर राघव के कंधे पर रख देती है। दोनों बारिश को देखते रहते हैं। अगले दिन रात का समय होता है। बाहर बारिश बंद हो चुकी होती है। राघव कमरे में बैठा फोन पर बात कर रहा होता है। जी पापा जी, मैं पैसे अभी ट्रांसफर कर देता हूँ, बस 10 मिनट दीजिए। तभी बाथरूम से नेहा बाहर आती है। किसका फोन था? अरे कुछ नहीं, पापा जी का फोन था, उन्हें थोड़े पैसों की जरूरत थी। नेहा अचानक गंभीर हो जाती है। क्या मतलब? वो आपसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? अरे कभी कभी मदद मांग लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कभी कभी मतलब वो पहले भी पैसे ले चुके हैं? हाँ, जब भी जरूरत होती है। आखिर वो मेरे भी मम्मी पापा जैसे हैं। अगर मैं उनकी मदद कर दूं तो उसमें क्या गलत है। नेहा का चेहरा उतर जाता है। आपको कुछ नहीं पता। मतलब? जब वो मेरा मान सम्मान नहीं करते थे तब उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी। फिर आप उन्हें बार बार पैसे क्यों दे रहे हैं? लेकिन वो मेरे सास ससुर भी तो हैं। बस बात खत्म। नेहा बिस्तर पर जाकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है। अरे नेहा, मुझे सच बताओ, आखिर बात क्या है। लेकिन नेहा कोई जवाब नहीं देती। कमरे में खामोशी छा जाती है और राघव सोच में डूबा अपनी पत्नी को देखता रह जाता है। उस रात के बाद नेहा राघव से बहुत नाराज हो जाती है। वो उससे कम बात करने लगती है। दूसरी तरफ मोहन जी और मधवाला बार बार राघव को फोन करते रहते हैं। अगले दिन ऑफिस में बैठे राघव के फोन पर फिर मोहन जी का कॉल आता है। बेटा, पैसों का इंतजाम हुआ क्या? पापा जी, अभी मेरी सैलरी नहीं आई है, थोड़ी दिन में बाद में देखता हूँ। बेटा जल्दी इंतजाम करो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। जी पापा जी। राघव जानबूझकर उनके कॉल कम उठाने लगता है। उसे लगने लगता है कि कहीं कोई बात उसे छिपाई जा रही है। उसी दिन नेहा के फोन पर मोहन जी का कॉल आता है। तेरे पति से 10,000 रुपए मांगे थे, उसने दिए नहीं, अब तू हमें पैसे भेज। मैं क्यों दूं आपको पैसे जब आप मुझे कुछ नहीं मानते थे? आपने तो मुझे मरा हुआ मान लिया था। फिर मेरे पति के पैसों पर आपका क्या हक बनता है? तभी मधवाला फोन छीन लेती है। चुपचाप पैसे ट्रांसफर कर दे, वरना देख लेना तेरा क्या हश्र होगा। आइंदा मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। नेहा फोन काट देती है। अगले दिन मोहन जी और मधवाला अचानक नेहा के ससुराल पहुंच जाते हैं। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। ड्राइंग रूम में कमला देवी, प्रीतम जी, राघव, शिल्पा और नेहा बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। बहन जी, मैं अपनी बेटी से 2 मिनट अकेले में बात कर लूं? अरे बहन जी, कैसी बात कर रही है? वो आपकी ही बेटी है, जब मन करे उससे बात कर लिया करो। मधुबाला नेहा को कमरे में ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। बिना कुछ कहे मधुबाला एक जोरदार थप्पड़ नेहा के चेहरे पर मार देती है। जब तुझे बोला था कि 10,000 रुपए भेज दे तो भेजे क्यों नहीं? मम्मी, जब आपको मुझसे कोई मतलब ही नहीं है तो मेरे पति से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और वो भी मेरा ही पति है। उसके पैसे भी आपके लिए हराम के पैसे हुए। ससुराल आकर बहुत जुबान चलने लगी। मायके का दर्द भूल गई है तू? नेहा के चेहरे पर लाल निशान पड़ जाते हैं। नेहा रोते हुए दरवाजा खोलती है और नीचे हॉल में आ जाती है। उसके बाल बिखरे हुए होते हैं। चेहरे पर थप्पड़ों के साफ निशान दिखाई दे रहे होते हैं। बाहर कड़कड़ाती बारिश हो रही होती है। पापा जी, मम्मी जी, अगली बार से मेरे मायके वालों को इस घर में घुसने भी मत देना। देखिए इन्होंने मेरे चेहरे का क्या हाल कर दिया है। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। ये निशान इन्होंने किए हैं? हाँ, यही सब तो मेरे साथ मायके में भी होता था। बेटा तू कैसी बातें कर रही है? हम तेरे मम्मी पापा हैं, हमने तुझे पाला पोसा है, तेरे लिए कितना कुछ किया है। क्या किया आपने मेरे लिए? एक गलती हो गई थी मुझसे। मैंने एक लड़के से प्यार कर लिया था, लेकिन उसके बाद आपने मेरी पूरी जिंदगी नर्क बना दी। क्या लड़की सिर्फ घर की इज्जत होती है? उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती। उस लड़के ने मुझे धोखा दिया था, फिर भी सारी सजा मुझे मिली। वो रिश्ता हम दोनों के बीच था, लेकिन आपने मुझे अपराधी बना दिया। नेहा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। मैं पहले ही टूट चुकी थी, मैं डिप्रेशन में थी, लेकिन आपने मेरी जिंदगी को और नरक बना दिया। मुझे जीने तक का हक छीन लिया। कहते कहते नेहा घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाती है। राघव तुरंत दौड़कर उसके पास बैठ जाता है। अरे तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें कोई दुख नहीं देगा। राघव खड़ा होकर मोहन जी और मधवाला की तरफ देखता है। आज के बाद मैं आपको 1 रुपया भी नहीं भेजूंगा और ना ही आप लोगों का मेरी पत्नी से कोई रिश्ता है।
जब आप इसे अपशगुनी कहते हैं, समझते हैं, तब उसे याद नहीं किया। अब उसकी खुशियों पर आपका कोई हक नहीं है। ये हमारे घर का खास हिस्सा है और हम इसे किसी की वजह से रोने नहीं देंगे। बहन जी, अब आप लोग यहाँ से चले जाइए। हमारे घर में हाथ उठाने की इजाजत आपको नहीं है। मोहन जी और मधुबाला के चेहरे उतर जाते हैं। अरे बेटा, हमें माफ कर दे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बस एक मौका और दे दे। मैं आपको इस जन्म में कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। दोनों रोते हुए घर से बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। घर के गार्डन में टीन की एक सुंदर बैठने की जगह बनी होती है। सभी लोग वहां कुर्सियां लगाकर बैठे होते हैं। एक तरफ भुट्टे भुने जा रहे होते हैं, दूसरी तरफ गर्मा गर्म चाय और पकौड़े रखे होते हैं। पूरा परिवार नेहा के आसपास बैठा होता है। बेटा, क्या सच में वो लोग तुझे इतना मारते थे? हाँ मम्मी जी, बारिश का नाम सुनकर भी मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि हर बारिश मेरे लिए दर्द लेकर आती थी। शिल्पा आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। आज के बाद हम ये बात कभी नहीं करेंगे। वो तुम्हारा अतीत था, लेकिन तुम्हारा वर्तमान और भविष्य हम सब हैं। और हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तेरे आंसू हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अब इस घर में सिर्फ खुशियां रहेंगी। अब से ना तेरे मायके वाले यहाँ पर आएंगे और ना तुझे वहां जाने की कोई जरूरत है। मेरी प्यारी भाभी दुनिया की हर खुशी डिजर्व करती हैं। नेहा चारों तरफ अपने नए परिवार को देखती है। पहली बार उसे महसूस होता है कि उसे एक ऐसा घर मिल गया है जहां उसे उसके अतीत से नहीं बल्कि उसके दिल से प्यार किया जाता है। बाहर बारिश लगातार बरस रही होती है, लेकिन इस बार उन बूंदों में दर्द नहीं बल्कि अपनापन और सुकून छिपा होता है। क्या नेहा की गलती इतनी बड़ी थी कि मायके वालों ने उसे माफ करने की बजाय उस पर इतने अत्याचार करे और उसे अपने परिवार का सदस्य मानने से मना ही कर दिया?